हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैविक कारक और अजैविक कारक के प्रति अनुक्रियाएं किस प्रकार से जीवधारी करते हैं, और इसके बाद हम लोग अनुकूलन या एडाप्टेशन, ये 3 टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में क्लास 12th के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, जो जीव और समष्टि है। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र से में उपस्थित घटकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो पारितंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं? पारितंत्र, जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोगों ने बात की थी कि 2 घटक होते हैं। एक होता है अजैविक घटक, अजैवीय घटक, और दूसरा हम लोगों ने कहा था कि जैवीय घटक होता है। ठीक है, कैसा घटक? जैवीय। और अजैवीय में एबायोटिक में हम लोगों ने जैसे तापमान होता है, प्रकाश होता है, ठीक है, जल होता है, मृदा होती है और वायु होता है, इन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैविक घटक के बारे में। ठीक है, तो जैविक घटक में हमने एग्जाम्पल बताया था कि कौन कौन से घटक आते हैं, जैसे पौधे, जंतु और जीवाणु, सभी जीव। ठीक है, आप कह सकते हैं एक शब्द में कि सभी जीवधारी, सभी जीव या सभी जीवधारी क्या कहलाते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जैविक घटक है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है बायोटिक कंपोनेंट्स? 2 प्रकार का होता है, या आप कह सकते हैं इसका 3 प्रकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं बता देता हूँ कि इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जैविक घटक के कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। और उत्पादक को प्रोड्यूसर कहा जाता है। उत्पादक को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है उपभोक्ता। दूसरा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर शब्द आप लोगों ने सुना है पहले भी। उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर। और तीसरा होता है अपघटक। क्या होता है? अपघटक। इनको डीकम्पोजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो जैविक घटक में 3 प्रकार होता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उत्पादक की। ठीक है, देखिए, उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं उत्पादक। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में वो क्या करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा है, जिसको प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश, लाइट एनर्जी है, ठीक है, लाइट है या प्रकाश है। इसको क्या करते हैं, इसको उत्पादक क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं ग्लूकोज में। किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं या कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जो लाइट एनर्जी है एक्चुअली ये विकिरण ऊर्जा होती है या रेडिएंट एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रेडिएंट एनर्जी को जो पौधे होते हैं वो किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए जो पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कन्वर्टर कहा जाता है या ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लाइट एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को ये किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। इसलिए उत्पादक को क्या कहते हैं, परिवर्तक या इंग्लिश में ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें परिवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवर्तक कहा जाता है फ्रेंड्स, परिवर्तक कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर सूर्य ही क्या है, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है या प्रकाश का क्या है, स्रोत होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, परिवर्तक कहा जाता है या ट्रांसफार्मर कहा जाता है। किन्हें, उत्पादक को या प्रोड्यूसर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जीवधारी आएंगे, उत्पादक कौन होता है, तो हरे पौधे, कौन से पौधे, हरे पौधे, और स्वपोषी जीवाणु, कौन, स्वपोषी जीवाणु फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया ना, स्वपोषी जीवाणु। तो जीवाणु कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो विषमपोषी होते हैं और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवाणुओं को स्वपोषी बोला जाता है जो स्वतः ही अपने लिए ऊर्जा बना लेते हैं, और हरे पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं शैवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगला है प्रोड्यूसर या उत्पादक हो गया, अगला है उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है, तो जो उपभोक्ता होते हैं या कंज्यूमर होते हैं फ्रेंड्स, ये विषमपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी। हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है फ्रेंड्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये, क्योंकि ये भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए या आप कह सकते हैं पोषण के लिए ये उपभोक्ता कहाँ पे, उत्पादक पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, अर्थात पौधों पर
क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता पोषण के लिए, भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन नहीं बनाते या किसी दूसरे जंतु पर निर्भर होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रह सकते हैं, या तो उत्पादक पर या किसी दूसरे उपभोक्ता पर। ठीक है, तो पोषण के लिए, या आप कह सकते हैं सीधे लिख सकते हैं, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो वह जीव चाहे जंतु हो सकता है, चाहे वह पौधा भी हो सकता है। तो ये विषम पोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से पोषण प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसकी बात करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पे, उत्पादक पर निर्भर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्योंकि ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं तो ये कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, शाकाहारी होते हैं। समझ में आया, कैसे हैं ये, शाकाहारी होते हैं। तो किस पे रहते हैं निर्भर, पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, किस पे, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जैसे कीट है, ठीक है, कीट क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों से रस को क्या करते हैं, चूसते हैं, उससे अपना पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, कीट हो गया। खरगोश क्या हो गया, खरगोश। और जो भी कैटल्स हैं या पशु हैं, ठीक है, सभी पशु या कैटल क्या करते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी पौधे से ही क्या करते हैं, अपना पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं पौधों को खा करके। तो कीट, खरगोश, पशु ये सभी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और किस पे निर्भर रहते हैं, स्वपोषी उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, सबसे पहले यही क्या करते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक का उपभोग करते हैं, अर्थात उनको खाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शाकाहारी होते हैं। अब दूसरा देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी अथवा मांसाहारी दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समझ में आया। देखिए जो शाकाहारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे ये शाकाहारी है तो इन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स। इन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और जो ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ओमनीवोर्स कहा जाता है। तो ये ओमनीवोर्स होते हैं फ्रेंड्स।
ये क्या करते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये पोषण के लिए या तो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है या फिर किस पे निर्भर रहता है, उत्पादक पर निर्भर रहता है। तो ये किसी भी स्तर से क्या करता है, पोषण प्राप्त कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, या तो प्राथमिक उपभोक्ता से करेगा या कहाँ से करेगा, उत्पादक से करेगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों जगह से यह क्या करता है, पोषण प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य। ठीक है, हम और आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य मनुष्य क्या करता है, ठीक है, जंतुओं पर भी निर्भर रहता है और पौधों पर भी। हम लोग साग सब्जियां खाते हैं, ठीक है, अर्थात उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। और क्या करते हैं, ठीक है, मछलियों को खाते हैं, चिकन को खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, तो वो सभी लोग किस पे हो गया, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, जैसे बकरा है या बकरी है, ठीक है, तो वो सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है मनुष्य, ये इस पर भी निर्भर रहता है और ये इस पर भी निर्भर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, आदि, ये सभी क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, कुत्ता आप लोग जानते हैं, तो कुत्ते को अगर क्या करते हैं आप, चावल या रोटी या सब्जी खिलाते हैं तो वो खा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्पादक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वह क्या होता है, वो मांसाहारी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मीट को भी खाता है, जंतुओं को भी खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, लास्ट फ्रेंड जरा ध्यान से देखिएगा, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर, इन्हें क्या कहा जाता है, इंग्लिश में टॉप कंज्यूमर भी बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होते हैं, टॉप कंज्यूमर। तो ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये कैसे होते हैं, मांसाहारी। ठीक है फ्रेंड्स, और मांसाहारी को आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, कार्निवोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। तो ये सभी जो जंतु होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, वो कार्निवोर्स होते हैं या मांसाहारी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये पोषण के लिए या भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, ये या तो द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये कभी भी उत्पादक पे निर्भर नहीं रहते हैं। ये ठीक है, शाकाहारी नहीं होते हैं, तो ये पौधों को नहीं खाएंगे, पौधों से जो उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं उनको नहीं खाएंगे। ये किनको खाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अर्थात ये जंतुओं से, केवल कहां से, केवल जंतुओं से ही क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। कहां से, जंतुओं से। ठीक है, जंतुओं को खाते हैं। किसको खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये केवल जंतुओं को खाएंगे, पौधे से उत्पन्न जो उत्पाद हैं उनको नहीं खाएंगे या किसी भी पौधे को नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होगा शेर। आप शेर को कभी भी घास नहीं खिला सकते, शेर कभी भी घास नहीं खाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शेर। मोर, ठीक है, मोर, बाज, ये सभी क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या टॉप कंज्यूमर होते हैं, जो केवल जंतुओं को ही खाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे जैविक पारितंत्र के जैविक और अजैविक कारक। इसमें अभी यहाँ पे लास्ट आप देख रहे हैं कि क्या बचा है, अपघटक।
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अपघटक भी देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए क्या होते हैं। अपघटक क्या करते हैं, ये जो भी मृत जीवों के शरीर होते हैं, ठीक है, उनमें जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये जटिल रासायनिक पदार्थों को क्या करते हैं, जटिल ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों को ये सरल पदार्थों में बदलते हैं। अपघटक क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। अपघटक क्या करते हैं, जटिल पदार्थ को किस में बदल देते हैं, सरल पदार्थ में बदल देते हैं, सरल पदार्थ में बदल देते हैं। अपघटक जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं या तोड़ देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल होता है सूक्ष्म जीव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सूक्ष्म जीव होगा। और सूक्ष्म जीव में कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे जीवाणु है और कवक, ठीक है। क्या होगा, जीवाणु तथा कवक क्या होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, जीवाणु और कवक फ्रेंड्स, ठीक है। इनको क्लीनर के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वातावरण को क्लीन करने का काम करते हैं। आपके वातावरण में जब कोई जीव का शरीर कोई जीव मृत हो जाता है, तो उसके शरीर को नष्ट करने का कार्य, सरल पदार्थों में बदलने का कार्य अपघटक करते हैं, जीवाणु और कवक करते हैं। तो ये वातावरण को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, क्लीनर, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, क्लीनर बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ये सभी क्या थे, कारक थे, जैविक कारक, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो इसको मिटा दिया जाए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, कि ये जो जीवधारी होते हैं ये अपने आप को वातावरण में कैसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अजैविक कारक के प्रति जो जीवधारी होते हैं वो किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जंतु होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से अजैविक कारक जैसे तापमान है, प्रकाश है, ठीक है, या सूखा है, ऐसी स्थिति को वो कैसे क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, या किस तरह से ये अपने आप को ढालते हैं उसमें, ठीक है, कैसे जीवित रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें पहली जो अनुक्रिया है वो है प्रवास, या इसे आप माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन या प्रवास। तो माइग्रेशन या प्रवास क्या होता है, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है या प्रवास कहलाता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि ठंड के मौसम में आप लोग गंगा जी घाट पे घूमने गए होंगे या किसी नदी किनारे गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग के साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं।
सफ़ेद रंग के साइबेरियन पक्षी दिखते हैं। और राजस्थान में, ठीक है, जहाँ पे ठंड के मौसम में थोड़ा गर्मी अधिक रहेगी, ठीक है, राजस्थान मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर भी क्या होता है, साइबेरियन पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब ठंड का मौसम आता है, अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या होगा, बहुत ही अधिक ठंड पड़ने लगती है। तो यहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है इसकी तुलना में जो साइबेरिया है या और भी बहुत सारे ठंडे जो प्रदेश हैं, ठीक है, तो साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के जो पक्षी होते हैं वो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। कहाँ पे, इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडिया में जो राजस्थान का भाग है, मरुस्थल भाग है, वहाँ पे जाते हैं। आप वाराणसी में भी गंगा घाट के किनारे जा कर के जब ठंड का मौसम रहता है तो वहाँ पे साइबेरियन पक्षी को देख सकते हैं, ठीक है। तो साइबेरियन पक्षी क्या करते हैं, साइबेरियन पक्षी कहाँ पे आ जाते हैं, ठंड के दिनों में। कहाँ, कब, ठंड के दिनों में राजस्थान आ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान, क्योंकि वो गर्म स्थान है, ठीक है, मरुस्थल है। तो राजस्थान, या आप कह सकते हैं, आप इंडिया भी कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, चलिए, ठीक है, राजस्थान या भारत में आ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान या भारत में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होगा, जैसे जैसे फिर ठंड समाप्त होने लगती है और फिर ठंड क्या होती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर से वो पक्षी क्या होते हैं, वापस साइबेरिया चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, फिर से ठंड समाप्त होने पर ये क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। ठंड समाप्त होने पर, ठंड समाप्त होने पर ये क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। इसी तरह से कुछ और जंतुओं की बात करने वाले हैं, जैसे कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं, माइग्रेशन से ही संबंधित हैं। तो कुछ मछलियाँ क्या होती हैं, स्वच्छ जलीय मछलियाँ होती हैं, कहाँ पे रहती हैं, स्वच्छ जल में, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ये क्या करती हैं, प्रजनन के लिए कहाँ पे चली जाती हैं, समुद्री जल में, कहाँ पे, समुद्री जल में चली जाती हैं, ठीक है। तो स्वच्छ जलीय मछलियाँ जो कहाँ पे जाती हैं, प्रजनन के लिए समुद्र के जल में चली जाती हैं। ऐसी फिशों को, ऐसी मछलियों को कैटाड्रॉमस मछली कहते हैं, या फिश कहते हैं, या कैटाड्रॉमस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कैटाड्रॉमस कहा जाता है। जो स्वच्छ जलीय मछलियाँ होती हैं और प्रजनन के लिए कहाँ पे जाती हैं, समुद्र के जल में जाती हैं, ठीक है, और फिर प्रजनन करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो समुद्र के जल में रहती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए वो कहाँ पे आती हैं, स्वच्छ जल में आती हैं। ऐसी मछलियों को, ठीक है, एनाड्रॉमस, एनाड्रॉमस मछली कहते हैं, या ऐसी मछलियों को क्या कहते हैं, एनाड्रॉमस कहते हैं, जो कि समुद्र जल में रहती हैं लेकिन प्रजनन के लिए वो स्वच्छ जल में आती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से इनका क्या है, प्रवास है या माइग्रेशन होता है। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो दूसरा देखिए, ये एक तरह से क्या था, इनका अनुक्रिया थी, प्रतिक्रिया थी। दूसरी प्रतिक्रिया देखिए क्या होता है, नियमन, ठीक है, कंट्रोल या नियंत्रण, ठीक है, क्या होता है, नियमन, कंट्रोल या नियंत्रण आप इसको कह सकते हैं। तो सामान्यतः जंतुओं का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे जंतु क्या करते हैं, वातावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, उसके प्रति अपने अंदर भी क्या करते हैं, वो चेंजेज लाते हैं, बदलाव लाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग चलिए ले सकते हैं तापमान, तापमान घटने और बढ़ने पर तापमान
घटने और बढ़ने पे, ठीक है, जो जंतु होते हैं वो तापमान नियंत्रण कैसे करते हैं, तापमान नियंत्रण, ठीक है, कैसे करते हैं। देखिए कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वार्म ब्लडेड एनिमल, कैसे, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, इनको हम समतापी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, समतापी जंतु, ठीक है, समतापी जंतु या वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए क्या करते हैं, अंदर से ऊष्मा का क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं, हीट निर्माण करते हैं, ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अंदर से ही। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा एग्जाम्पल इसका, मनुष्य, जो भी स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी, स्तनधारी, और कौन होगा, पक्षी, स्तनधारी और पक्षी कैसे होते हैं, ठीक है, ये समतापी जंतु होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए अपने अंदर से हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है, ऊष्मा जनरेट करते हैं, जिसके लिए वो अपना जो भी फूड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कैसे एनिमल, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को असमतापी कहते हैं। क्या कहते हैं, असमतापी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्या कहते हैं, असमतापी कहते हैं। तो इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार क्या होगा, बदल सकता है। इनके शरीर का तापमान क्या होगा, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए कैसे तापमान बनाए रखते हैं। देखिए तो ये मुख्य रूप से सुषुप्तावस्था में भी जा सकते हैं, ठीक है, कुछ स्तनधारी भी जाते हैं, लेकिन असमतापी क्या करते हैं, ये सुषुप्तावस्था में या डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, सुषुप्तावस्था में, ठीक है, या डॉर्मेंसी पीरियड, डॉर्मेंसी पीरियड में या सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो सुषुप्ता अवस्था है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, क्या होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए एक होता है हाइबरनेशन और दूसरा होता है एस्टिवेशन। दूसरा क्या होता है, एस्टिवेशन। पहला होता है हाइबरनेशन, दूसरा होता है एस्टिवेशन। देखिए जो हाइबरनेशन होता है इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता। और जो एस्टिवेशन होता है इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, ठीक है। देखिए तो शीत के समय में, या इंग्लिश में दूसरा शब्द होता है इसको विंटर स्लीप कहते हैं। हाइबरनेशन को क्या कहा जाता है, विंटर स्लीप कहा जाता है, विंटर स्लीप कहा जाता है। और जो एस्टिवेशन होता है, ग्रीष्म निष्क्रियता होता है, इसे समर स्लीप बोला जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समर स्लीप कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो हाइबरनेशन है, शीत निष्क्रियता है, यह कब होती है, जब बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है। तो ठंड के दिनों में जंतु क्या होते हैं, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, ठीक है, निष्क्रिय हो जाते हैं। वो अपने बिलों में या दरारों में या गुफाओं में क्या होते हैं, छुप करके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, अपने हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, अपने उपापचय की दर को कम कर लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही जहाँ पे गर्म स्थान है अंदर क्या होते हैं, छुपे रहते हैं, जैसे सांप है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, सांप, इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, सांप, ठीक है। सांप क्या होते हैं,
ठंड के दिनों में आप देखते हैं सांप बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बिलों में क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, ठीक है, वो बैठे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही गर्मी होती है या बारिश होती है तो सांप बहुत तेज़ निकलने लगते हैं, अधिक दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो सांप क्या होते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं। या मेढक, ठीक है, मेढक भी हाइबरनेशन में जाता है, ठीक है। ठंड के दिनों में कम मेढक आपको दिखाई देंगे। और पोलर रीजन पे, ध्रुवीय भागों पे जो पोलर बियर होता है, भालू, वह भी क्या होता है, पोलर बियर। पोलर बियर, पोलर बियर भी क्या होता है या आप कह सकते हैं ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, ठीक है, ध्रुवीय भालू क्या होता है, ये भी, ठीक है, हाइबरनेशन में चला जाता है या शीत निष्क्रियता में चला जाता है, क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो ये सभी जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, ठीक है, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड जिसको कहते हैं, और निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। जब समाप्त ये जो सीजन है ठंडी का समाप्त होगा, कम होने लगता है, तो फिर ये बाहर आ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता की, समर स्लीप की, तो जब गर्मी बहुत अधिक होती है तो उस समय भी क्या होते हैं, जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, छिप करके या शांत अवस्था में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका है, ठीक है, ग्राउंड स्क्वायरल, ग्राउंड स्क्वायरल, ठीक है, गिलहरी, ग्राउंड स्क्वायरल, ठीक है, ये क्या होती है, सुषुप्तावस्था में चली जाती है ग्रीष्म ऋतु में। या स्पाइडर, मकड़ी, ठीक है। तो ये ऐसे जंतु हैं जो क्या हो, कहाँ पे जाते हैं, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाइबरनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है इसको, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन को क्या कहा जाता है, समर स्लीप कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इस तरह से जंतु क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं तापमान का या नियमन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया, तो इसको मिटाया जाए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। 2 आपने स्टडी कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 3rd, निलंबन। निलंबन में क्या होता है फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखेंगे। तो जब भी क्या होता है, किसी कोई जीवाणु है या कवक है, उसके लिए प्रतिकूल वातावरण हो जाता है। क्या है, वातावरण बहुत प्रतिकूल हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, तो ऐसे में वो जीवाणु या कवक क्या करते हैं, ठीक है, जीवाणु या कवक क्या करते हैं, तो प्रतिकूल वातावरण में, ठीक है, कब, प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में जीवाणु तथा कवक, जीवाणु तथा कवक, ठीक है, क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और उस संरचना को क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवाणु तथा कवक मोटी भित्ति वाली, मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त बीजाणु बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बीजाणु बनाते हैं। तो ये मोटी भित्ति युक्त क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। और बीजाणु को इंग्लिश में स्पोर कहा जाता है, स्पोर, ठीक है। और जब क्या होता है, प्रतिकूल वातावरण के बाद अनुकूल वातावरण आता है, सही तापमान मिलेगा, सही प्रकाश मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, अनुकूल वातावरण में ये बीजाणु पुनः अंकुरित होकर के क्या बना लेते हैं, ठीक है, जीवाणु और
कवक बना लेते हैं। ठीक है, तो अनुकूल वातावरण में, ठीक है, वातावरण आने पर बीजाणु क्या होता है, बीजाणु अंकुरित हो जाता है। क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, अंकुरित होता है, और जो भी जीवाणु है वो जीवाणु या कवक का निर्माण क्या करता है, कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निलंबन कहलाती है, या सस्पेंशन शब्द हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो प्रतिकूल वातावरण में जो जीवाणु है और कवक है क्या करते हैं, मोटी भित्ति युक्त क्या बनाते हैं, बीजाणु बना देते हैं। और जब क्या होता है, प्रतिकूल वातावरण के बाद अनुकूल वातावरण वापिस आता है, तो उस समय ये क्या करते हैं, ये बीजाणु अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण कर देते हैं, नए जीव में बदल जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अजैविक कारक है उनके प्रति जीवधारी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम लोग बात करेंगे अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं अनुकूलन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग अनुकूलन डिस्कस करेंगे कि अनुकूलन क्या होता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है फ्रेंड्स, आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अनुकूलन, अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन को इंग्लिश में एडॉप्टेशन बोला जाता है फ्रेंड्स, एडॉप्टेशन। ठीक है, अब ये अनुकूलन या एडॉप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए ये क्या होता है, जीवों में होने वाला, जीवों में होने वाले स्थायी, कैसे, स्थायी, ठीक है, परिवर्तन, जीवों में होने वाले स्थायी परिवर्तन जिनके कारण, ठीक है, जिनके कारण जीव विशेष वातावरण में, जीव विशेष वातावरण में रहने के लिए सक्षम, हो जाता है या बन पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, अनुकूलन जीवों में होने वाला कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी उसके शरीर में, उसकी संरचना में, ठीक है, क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जो परिवर्तन उसके लिए क्या हो, लाभकारी हो। ठीक है, जिसके कारण वो उस किसी भी विशेष स्थान पर रहने में क्या हो सके, सक्षम हो सके। ठीक है, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पौधों में कुछ विशेष एडॉप्टेशन की। ठीक है, किसमें, पौधों में कुछ विशेष एडॉप्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडॉप्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिनको जीरोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन, सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन। मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन, मरुद्भिद
पौधों में अनुकूलन। ठीक है, तो मरुद्भिद पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है मरुद्भिद पौधों को, जीरोफाइट्स। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। मरुद्भिद पौधे जहाँ पे क्या होता है, रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? मरुद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? तो वहाँ पे पानी की क्या होती है? कमी होती है, पानी बहुत कम मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध होता है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो ऐसे में पौधे किस प्रकार से वहाँ पे अनुकूलित होते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है मरुद्भिद पौधों में, ठीक है, देखिए क्या होता है मरुद्भिद पौधों में। जो जीरोफाइट्स होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है, इनकी जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें हैं काफ़ी लंबी होती हैं, गहराई तक जाती हैं। लंबी रहेंगी जड़ें तो क्या होंगी? गहराई तक जाती हैं। जड़ें क्या होती हैं? लंबी तथा विकसित होती हैं, अधिक विकसित होती हैं। लंबी तथा अधिक विकसित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? लंबी तथा अधिक विकसित होती हैं। तो इनकी जड़ें बहुत अधिक गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, जड़ें क्या होती हैं? बहुत अधिक विकसित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जड़ें क्या होंगी? लंबी होंगी और अधिक विकसित होंगी, जिसके कारण वो अधिक से अधिक जल को क्या कर सकती हैं? अवशोषित कर सकती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से, क्या होगा? ये जो पौधे होते हैं इनमें क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां छोटी आकार में क्या होती हैं? छोटी अथवा कांटों में रूपांतरित क्या होती हैं? अथवा कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, अथवा कांटों में रूपांतरित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? पत्तियां क्या होती हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं, स्पाइंस का रूप ले लेती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, नागफनी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नागफनी, ओपोन्सिया जिसको कहते हैं। ठीक है, पत्तियां क्या होती हैं? कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके जो तने होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? फ्लैसी बन जाते हैं और जल का संचय करते हैं, जैसे नागफनी। ठीक है, तना क्या हो जाता है? तना फ्लैसी हो जाता है, तना फ्लैसी हो जाता है और क्या करता है? जल का संचय करता है, जल का संचय करता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया? तो वह क्या करता है? जल का संचय करता है। जब जल की कमी होगी तो जो संचित जल है, संचित जल क्या किया जाएगा? उपयोग में लाया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो तना क्या होता है? फ्लैसी हो जाता है और जल का संचय करता है, वाटर स्टोरेज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, नागफनी है और ठीक है एलोवेरा। एलोवेरा भी फ्रेंड्स क्या है? एक जीरोफाइट प्लांट है। कैसा प्लांट है? जीरोफाइट। आप एलोवेरा के पौधे को अधिक से अधिक रोज पानी दीजिए, देखिए उसका विकास क्या होगा? कम होगा, वह गलने लगेगा। ठीक है, वो जीरोफाइट से आप देखेंगे वो सूखा रहेगा तब भी एकदम हरा भरा बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एलोवेरा एक क्या होता है? जलीय पौधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है? जो रंध्र होते हैं, रंध्र, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा, पत्तियों में इनकी संख्या कम होती है और ये क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं या गर्त में होते हैं या गड्ढे में, ऐसे गहराई में होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? गर्त में उपस्थित होते हैं, गर्त में स्थित होते हैं, गर्त में स्थित होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? संकीर्ण स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स शब्द क्या यूज किया जाता है? संकीर्ण स्टोमेटा।
अर्थात रंध्र क्या होते हैं, गहराई में या गड्ढे में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम जरा देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, ये एपिडर्मिस है, तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कोशिकाएं हैं और क्या होगा, ऐसे गहराई में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, स्टोमेटा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोमेटा है। तो रंध्र क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं या स्टोमेटा गर्त में स्थित होते हैं, इस तरह से फ्रेंड्स। ठीक है, एपिडर्मिस है ऊपरी और इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए धंस गया है स्ट्रक्चर, तो ये रंध्र क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं या गर्त में स्थित होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पत्ती होती है, पत्ती की सतह पे क्या होता है, मोटी क्यूटिकल की परत होती है, उपचर्म का आवरण होता है पत्तियों पर। क्या होता है, पत्तियों पर उपचर्म, उपचर्म को क्यूटिकल बोला जाता है, उपचर्म का आवरण होता है, उपचर्म का आवरण होता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये जो अनुकूलन होते हैं वो किस में होते हैं, मरुद्भिद पौधों में होते हैं। और अगर इन पौधों के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें तो कौन से पौधे मरुद्भिद होते हैं, जैसे नागफनी, कौन सा पौधा, नागफनी फ्रेंड्स। ठीक है, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, तना क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है। एलोवेरा, ठीक है, क्या होगा, एलोवेरा। और कौन सा मरुद्भिद पौधा होता है, मदार। ठीक है, मदार का पौधा आप लोगों ने देखा है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको कहते हैं। ठीक है, कत्था और सुपारी के पौधे भी क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, तो आदि। ठीक है, ये सभी पौधे कैसे होते हैं, ये सभी पौधे मरुद्भिद पौधे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये अनुकूलन होता है मरुद्भिद पौधों में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उन पौधों में क्या अनुकूलन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लिया आप सभी ने। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है, कौन से पौधे, जलोद्भिद पौधे, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में किस तरह से अनुकूलन होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, चलिए। तो ठीक है, मिटा देते हैं अब हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन, जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, जलोद्भिद पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहता है, कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। अर्थात ये कैसे पौधे हैं, जलीय पौधे। ठीक है, तो जलीय पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है या जलोद्भिद पौधे कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं वहाँ पे बहुत अधिक जल है, हमेशा जल रहता है, सूखा नहीं रहता है कभी भी। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, उनकी संरचना में क्या अंतर होता है, क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि पौधा क्या है, जल में रह रहा है, जल में उपस्थित है, तो हो सकता है उसकी जो जड़ें हैं वह क्या करती हैं, वो मिट्टी, जड़ों का काम क्या है, मिट्टी से क्या करना, जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो यहाँ पे पौधे सामान्यतः जो बाह्य त्वचा है, ठीक है, वहीं से क्या करते हैं, सारा अवशोषण कर लेते हैं। तो जड़ें या तो बहुत ही कम विकसित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। इन पौधों में क्या होता है, जड़
अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित या अल्प विकसित, या क्या होती है? अल्प विकसित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जड़ क्या होती है? अल्प विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। तो ये जो पौधे होते हैं हमेशा जल में रहते हैं, तो हो सकता है उसमें जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो पौधे को क्या कर दे? नष्ट कर दे, गला दे। तो पौधों को ऊपर क्या होता है? ठीक है, किसका आवरण होता है? जो त्वचा पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर तो क्यूटिकल का, और भी जो भाग होते हैं वहाँ पे म्यूसिलेज का आवरण होता है और वैक्स की कोटिंग होती है। पौधों के पत्तियों पे क्या होता है? ठीक है, पत्तियों पे, तनों पर क्या होता है? पत्तियों पर, तनों पर वैक्स की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? वैक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, तो वैक्स या मोम क्या होता है? ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होने देता है। तो ये क्या करता है? ये वैक्स की कोटिंग तनों को, पत्तियों को, ठीक है, क्या करती है? जल से सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या होती है? पत्तियों और तनों पर वैक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, या कभी कभी म्यूसिलेज की भी कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग? म्यूसिलेज की भी कोटिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? वैक्स या म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। देखिए, क्योंकि पौधा जल में होता है तो यह क्या होता है? वृक्ष की तरह मजबूत नहीं होता। ठीक है, और झाड़ी की तरह भी नहीं होता, बड़ा ही कोमल पौधा होता है। तो जो तने होते हैं पौधे का, तना क्या होता है? कमजोर व कोमल होता है। तना क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर तथा कोमल होता है। तना क्या होता है? कमजोर व कोमल होता है। समझ में आया फ्रेंड्स? तना बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो पानी में रह रहा है तो तना कोमल होता है और कमजोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो पत्तियां होती हैं और जो तने होते हैं उनमें क्या होते हैं? बड़े बड़े वायुकोश पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? पौधे का जो भार है वह कम होता है और पौधे या तो ऊपरी सतह पे जल के तैर सकते हैं या बीच वाले भाग में क्या करते हैं? वो तैरते हैं। ठीक है, तो तैरने के लिए क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों में क्या पाए जाते हैं? पौधों में वायुकोश पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं। वायुकोश वो क्या बोलते हैं? एयर सैक पाए जाते हैं। पौधों में एयर सैक्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया? पौधों में क्या पाए जाते हैं? एयर सैक्स या वायुकोश पाए जाते हैं, जो पौधे के भार को क्या करते हैं? कम करते हैं, जिससे पौधा क्या होता है? आसानी से जल में तैर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या होते हैं? जलीय पौधों में अनुकूलन होते हैं। ठीक है, तो कुछ जलीय पौधों का एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे जलकुंभी। जलकुंभी आप देखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, आइकॉर्निया इसको कहा जाता है, हाइड्रीला। ठीक है, जलीय पौधा है। कमल, ठीक है, वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया, देखिए ये जो वैलिसनेरिया पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं पतली और फीते के जैसी होती हैं। इसकी पत्ती कैसी होती है? पत्ती पतली होती है और फीते के जैसी, कैसी होती है? फीते जैसी होती है। जैसे यह पानी में आसानी से क्या कर सकती है? तैर सकती है, वैलिसनेरिया। ठीक है, और भी पौधे होते हैं, पिस्टिया है, पोटामोजिटान है, ठीक है, वोल्फिया है। ये सभी क्या हैं? पौधे हैं, जलीय पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल है जलीय पौधों का। समझ में आ गया फ्रेंड्स? देखिए, हाइड्रोफाइट्स में जड़ अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित। पत्तियों पर क्या होता है? तनों पर वैक्स की कोटिंग होती है या म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। तना कमजोर होता है, पौधों में वायु सैक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल और वैलिसनेरिया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये था दूसरा। ठीक है, तीसरा तीसरा हैलोफाइट में, किसमें? हैलोफाइट में, या जिसको
लवणोद्भिद पौधे कहते हैं, हेलोफाइट्स, जो खारे जल में रहते हैं। ठीक है, तीसरा ठीक है, देखिए लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैनग्रोव प्लांट्स या वन। कौन से प्लांट, मैनग्रोव वन। देखिए, जो समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं, जो जगह होते हैं, वहाँ पे जो जल होता है, ठीक है, वो समुद्र के आसपास दलदल जैसा स्थान जहाँ पे रहता है, वहाँ का जो जल होता है उसको क्या कहते हैं, जो स्थान होता है उसको वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स बोला जाता है या लवणोद्भिद, क्योंकि वहाँ के जो जल है और मिट्टी है वहाँ पे समुद्र का जल होता है तो वो खारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, मैनग्रोव वन। ऐसे जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मैनग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मुख्य रूप से दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं या अनुकूलन होता है। ठीक है, देखिए पहला अनुकूलन क्या होता है, इनके पास, ठीक है, श्वसन मूल होता है। क्या होता है, श्वसन मूल। इसे कहते हैं रेस्पायरेटरी रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी रूट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखेंगे तो एक पौधा है राइजोफोरा, एक प्लांट क्या है, राइजोफोरा है। ठीक है, तो ये इसकी जड़ें इस तरह से फैली हुई हैं, ठीक है, दलदल में, और ये मान लीजिए ऊपर इसका ट्री है। ठीक है, क्या है, ट्री है, राइजोफोरा ट्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी ये जो जड़ें होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की ओर जड़ें इस तरह से ठूठ की तरह विकसित हो जाती हैं। ठीक है, स्टंप या ठूठ की तरह क्या होती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं। ठीक है, इन जड़ों को क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी रूट कहा जाता है या श्वसन मूल कहा जाता है। ये जड़ें क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के एक्सचेंज में, अदला बदली में, ऑक्सीजन ग्रहण करने में ये जड़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेस्पायरेटरी रूट कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये किस पौधे में होता है, राइजोफोरा। कौन सा पौधा, राइजोफोरा में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो इस पौधे में श्वसन मूल पाया जाता है, और जो भी मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं वो सभी, ठीक है, दूसरा देखिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, बी। इन सभी पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो सीड बनते हैं, जो सीड है वो फल में जब रहते हैं, या पेड़ों पे ये कोई फल लगा है या बीज लगा है, ठीक है, फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा, तो बीज क्या होते हैं, फल के अंदर पेड़ों पर ही अंकुरित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जरायुज अंकुरण कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, बीज वृक्षों पर, या आप कह सकते हैं बीज वृक्षों पर ही अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो इनका
ये जो नीचे वाला प्लेस है, मैनग्रूव है, दलदल है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर बीज यहाँ पे गिर गया तो हो सकता है, संभावना है कि बीज अंकुरित ना हो, ठीक है। और इसलिए जब बीज पहले से ही अंकुरित है तो यहाँ पे गिरने के बाद उसको केवल विकसित होना है, तो आसानी से वो क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये पौधे अपने बीजों का अंकुरण कहाँ पे, वृक्ष से जब बीज लगे रहते हैं तभी कर देते हैं, ठीक है, या बीजों का अंकुरण तभी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, देखो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इनके पास रेस्पिरेटरी रूट डेवलप होते हैं, जिससे अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट क्या होती है, महत्वपूर्ण अनुकूलन होता है लवणोद्भिद पौधों में, ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये सभी अनुकूलन किसमें थे, पौधों में। अब हम बात करने वाले हैं जंतुओं में भी कुछ अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मिटा दिया जाए, अब हम लोग बात करेंगे जंतुओं में होने वाले अनुकूलन की, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जंतु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो ठंडे स्थान पर, कहाँ पे, ठंडे स्थान पर पाए जाने वाले जंतुओं में, ठीक है, पाए जाने वाले जंतुओं में अनुकूलन, पाए जाने वाले जंतुओं में अनुकूलन, क्या अनुकूलन होता है, तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, और हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जैसे पोलर रीजन है, ठीक है, कौन से रीजन, पोलर रीजन, पोलर भाग पे, ध्रुवीय स्थानों पे, ध्रुव पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो वहाँ पे ठंड बहुत अधिक पड़ती है, और तो वहाँ के जंतु में क्या अनुकूलन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, अनुकूलन की अगर हम बात कर रहे हैं जंतुओं में, तो वहाँ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, जो जंतु होते हैं उनके कान और पाद, ठीक है, कड़ और पाद क्या होते हैं, बड़ छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, कड़ तथा पाद क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पाद में आपका हाथ पैर को हम क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं, ठीक है, अपेंडेजेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो ठंडे स्थान पे जंतु पाए जाते हैं उनके कर्ण और पाद क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसी को फ्रेंड्स एलन रूल के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट्स को किस नाम से जानते हैं, ये एलन ने कहा है, एलन ने बताया है, इसलिए इसे एलन रूल के नाम से जाना जाता है। जैसे कर्ण तथा पैर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये जो बाह्य कान है ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो हाथ और पैर होंगे वो छोटे छोटे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्या ठंडे स्थानों पे जो जंतु रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है, ठीक है, उनकी जो एक्सट्रीमिटी होती है, जैसे माउथ है, ईयर की ओपनिंग है, ठीक है, एनस की ओपनिंग है, जो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी होती है, यह भी छोटी होती हैं, जिससे कम उष्मा का क्या होता है, लॉस होता है। और इनका जो शरीर होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है, और इसे बर्गमैन्स रूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर क्या होता है, बड़ा होता है, और जो ओपनिंग होती हैं, ठीक है, ओपनिंग माउथ की, एनस की, ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं, क्या होती हैं, छोटी होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोलर बियर, ध्रुवी भालू। आप देखेंगे पोलर बियर काफ़ी बड़ा होता है शरीर में, और उसकी क्या होती हैं, आँखें, माउथ, नोज क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे बर्गमैन रूल्स के नाम से जानते हैं। किस रूल से, बर्गमैन रूल के नाम से जानते हैं, बर्गमैन रूल, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं ठंडे स्थान पे पाए जाने वाले जंतुओं में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो सील होती है, ठीक है, सील जानते हैं आप लोग,
मैमल है, ठीक है। सील की जो त्वचा होती है या जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मछलियाँ, तो मछलियों की त्वचा के नीचे या सील की त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा जमा होती है, जो क्या करती है, इंसुलेशन का कार्य करती है, मछलियों को और सील को ठंड से बचाती है, ठीक है। कि त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे क्या जमा होता है, वसा जमी होती है या फैट डिपोजिशन होता है। वसा क्या होती है, संचित होती है, क्या होती है, संचित होती है। और ये जो वसा है ये क्या करती है, ऊष्मारोधी का कार्य करती है या इंसुलेशन का कार्य करती है। ये इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, इंसुलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंसुलेटर का कार्य करती है, इनको ठंड से बचाती है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो अनुकूलन है वो कहाँ पे, ठंड में रहने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गर्म स्थानों पे जो जंतु रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है, ठीक है। कहाँ पे, गर्म स्थानों पे जो जंतु रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट, गर्म स्थानों पे रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन। ठंडे स्थान हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं गर्म स्थान पर रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन, ठीक है। देखिए तो इसमें तो हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं ऊंट। आप लोग जानते हैं ऊंट कहाँ पे रहता है, जो मरुस्थल है, ठीक है, रेगिस्तान होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंट वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। एक मिनट, प्यास लग जाती है भाई बोलते बोलते। ठीक है, देखिए ऊंट तो क्या होता है, रेगिस्तान में पीने के लिए पानी क्या होता है, कम मिलता है। तो ऊंट क्या करता है, जब एक बार पानी पी लेता है तो वह हफ्तों भर तक पानी नहीं पीता, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं 10-15 दिन या महीनों तक पानी नहीं पीता। तो वह क्या करता है, ऊंट क्या करता है, जो उसके पास कुबड़ होता है, यहाँ पे पीठ पे ऊपर देखते हैं फूला हुआ भाग रहता है, उसमें वो क्या करता है, हम्प जिसको कहते हैं, उसमें क्या करता है, वह पानी का संचय कर लेता है, ठीक है। तो ऊंट क्या करता है, कुबड़ में, कहाँ पे, कुबड़ में जल का संचय करता है, जल संचित कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है। तो फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस पानी को वो क्या करता है, उपयोग करता रहता है, ठीक है। और क्योंकि रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे चलने में भी दिक्कत होती है, तो उसके कारण इसको जो पैर के तलवे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। पैर के तलवे क्या होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। इसका हालांकि गर्मी से कोई भी लेना देना नहीं है, यह इसके चलने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है, समझ में आया। या फिर बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, गर्म के दिनों में क्या होते हैं, वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं। और सामान्यतः जैसे जो वहाँ पे रहने वाले जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सभी दिन में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, और रात में जब मौसम ठंडा होता है तो वो क्या होते हैं, रात में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ज़्यादातर जंतु क्या होते हैं, रात में बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं, वो रात में बाहर निकलते हैं। तो ये भी एक तरह से ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए ही करते हैं, ठीक है, रात में बाहर निकलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो गर्म स्थानों पे क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, जंतु अपने आप को अनुकूलित करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे चिड़िया है, ठीक है, क्या है, चिड़िया है। नेक्स्ट अनुकूलन देखिए, जो हवा में उड़ने वाले या पक्षी में क्या अनुकूलन होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पक्षी में अनुकूलन, पक्षी में अनुकूलन। देखिए जो पक्षी होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, तो उनके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं, क्या होते हैं, पंख होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हवा में उड़ना है तो क्या होना चाहिए, उनका भार कम होना चाहिए,
तो भार कम होने के लिए उनके पास क्या अनुकूलन होता है, उनमें जो एक अंडाशय होता है, ठीक है, कौन सा अंडाशय, दायां अंडाशय विकसित नहीं होता। तो मादा में दायां अंडाशय विकसित नहीं होता फ्रेंड्स, विकसित नहीं होता। तो इससे क्या होगा, एक ही अंडाशय है तब भी प्रजनन कर पाएंगे, और केवल एक अंडाशय है तो भार भी क्या होगा, कम रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये है कि इनके पास कैसी बोन होती हैं, न्यूमैटिक बोन होती हैं, न्यूमैटिक बोन होती है। इनकी जो हड्डियां होती हैं उन्हें कहा जाता है न्यूमैटिक बोन, क्योंकि हड्डियों में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और वहाँ पे हवा भरी रहती है, लेकिन फिर भी वो हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, कमज़ोर नहीं होती हैं, ठीक है। तो हड्डियों में क्या होते हैं, वायु कोष्ठक होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, वो हड्डियाँ मजबूत होती हैं और साथ ही साथ हड्डियों का भार कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो उनके भार कम करने के कारण वो हवा में उड़ने के लिए सहायक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये क्या है, एक पक्षी में अनुकूलन होता है। तो और भी विभिन्न प्रकार के अनुकूलन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आज का लेक्चर अगर आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जीव आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे सहप्रभाविता क्या होता है, ठीक है, परोपकारिता क्या होती है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म और ठीक है एमेंसिलिज्म, इस तरह के पैरासिटिज्म क्या होता है या परजीवन क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स।